गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन जिसको हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। आप गुरु बीजाणु जनन को दीर्घ बीजाणु जनन भी कह सकते हो, दीर्घ बीजाणु जनन भी कह सकते हो। और आप जो है इसको बृहद बीजाणु बीजाणु जनन भी कह सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे क्या कहेंगे, तो सिंपली इसको कहेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस कहेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग जो है मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे हम लोग कि ये जो गुरु बीजाणु जनन है ये बेसिकली है क्या। ठीक है, तो देखिए बउआ, दो टर्म आपको अपने दिमाग में रखनी है। पहली चीजें तो ये हो जाती है कि सर जी गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन ये दोनों चीजें बच्चे को कंफ्यूज करती है। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, लघु बीजाणु जनन जिसको हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से पढ़ा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से पढ़ा है। और फिर से अब जो है दूसरा टर्म आ गया, कौन सा टर्म, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन जिसको हम लोग कहेंगे मेगा, इसको माइक्रो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, मेगा कहेंगे। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस कहेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है बुआ कि ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है ना, ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है इसके दौरान क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान पौधे में नर युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं, यानी कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है, यानी मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। और गुरु बीजाणु जनन के द्वारा जो है मादा युग्मक बनते हैं, मादा युग्मक बनते हैं जिसको हम फीमेल गैमीट कहते हैं, फीमेल गैमीट कहते हैं, फीमेल गैमीट कहते हैं। ठीक है, तो नर युग्मक जो बनेगा पौधे में वो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा बनेगा, और मादा युग्मक जो बनेंगे वो गुरु बीजाणु प्रक्रिया के द्वारा बनेगा। और लघु बीजाणु जनन का जो फाइनल रिजल्ट होगा ना वो, लघु बीजाणु जनन का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा आपका लघु बीजाणु या फिर आप कह सकते हो कि लघु बीजाणु परागकण कह सकते हो, जिसको आप नर युग्म कोदभिद कहते हो। तो लघु बीजाणु जनन का फाइनल रिजल्ट होगा परागकण, परागकण यानी पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो आपने देखा है कि लघु बीजाणु जनन जब कंप्लीट हो गई थी तो फाइनली हमें जो है पॉलन ग्रेन मिला था। ठीक है, और ये पॉलन ग्रेन एक ऐसी संरचना थी जिसके अंदर पौधे का नर युग्मक व्यवस्थित थे, इसीलिए हमने पॉलन ग्रेन को जो है नर युग्म कोदभिद नाम दिया था। आई थिंक आपको याद आ गई होगी कि पॉलन ग्रेन को हमने क्या कहा था, तो पॉलन ग्रेन को हमने कहा था नर युग्म कोदभिद कहा था, नर युग्म कोदभिद, या फिर इसको हमने मेल गैमीटोफाइट कहा था, मेल गैमीटोफाइट कहा था। ठीक है, तो परागकण जो है वो वास्तविक में नर युग्मक नहीं है, वो एक ऐसी संरचना है जिसके अंदर नर युग्मक व्यवस्थित रहते हैं, जिसके अंदर लघु बीजाणु कोशिका व्यवस्थित रहती है, निषेचन में भाग लेने वाली कोशिका व्यवस्थित रहती है। इसीलिए परागकण को जो है ना नर युग्मक का घर यानी कि नर युग्म कोदभिद कहते हैं। चलिए ठीक है, ये चीजें आप जो है ना पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। आपने यहां पर ये देखा गुरु बीजाणु जनन टर्म जो है एक नया टर्म आया है यहां पर। अब ये जो गुरु बीजाणु जनन है, ठीक है, ये जो गुरु बीजाणु जनन है ये क्या है, तो देखो गुरु बीजाणु का फाइनल जो रिजल्ट है आप कह सकते हो कि गुरु बीजाणु जनन के दौरान पौधे में मादा युग्मक बनते हैं, और मादा युग्मक जब बनते हैं तो वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, जब मादा युग्मक बनते हैं तो वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक यहां पर आपने क्या देखा, नर युग्मक जब बना था तो वो विशेष संरचना परागकण के अंदर थी, यहां मादा युग्मक जब बनेगा ना तो वो विशेष संरचना भ्रूण कोश के अंदर होगी कह सकते हो, भ्रूण कोश के अंदर होगी, यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर होगी।
एम्ब्रियो सैक के अंदर होगी। तो यहां पर जो एम्ब्रियो सैक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक ऐसी संरचना जिसके अंदर मादा युग्मक व्यवस्थित होगा। इसीलिए हम जो है भ्रूण कोश को मादा युग्म कोदभिद कहते हैं। क्या कहते हैं, मादा युग्म युग्म कोदभिद कहते हैं, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, फीमेल गैमेटो फाइट कहते हैं। ठीक है, तो पिछली बार मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हमने पढ़ा था, इस बार हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पाएंगे कि मादा युग्मक होगा और प्रक्रिया कहलाएगी गुरु बीजाणु जनन। क्या प्रक्रिया कहलाएगी, गुरु बीजाणु जनन। तो चलिए हम गुरु बीजाणु जनन की जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको हम लोग स्टेप वाइज समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर है, चलिए। तो सबसे पहला तो चीज ये हो जाती है कि गुरु बीजाणु जनन होता कहाँ है। ठीक है, तो गुरु बीजाणु जनन हमने बताया, गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया के दौरान मादा युग्मक और मादा युग्म कोदभिद का निर्माण होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मादा संरचना में ही गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया संपादित होने वाली है। ठीक है, तो आपको पता है कि पौधे का जो मादा संरचना है वो बेसिकली है कौन, तो पौधे का जो मादा संरचना है वो है एक पुष्प में उपस्थित स्त्री केशर। एक पुष्प में उपस्थित जो स्त्री केशर है वो एक पौधे का मादा संरचना होती है। ठीक है, और आपने पढ़ा है कि इसके 3 भाग होते हैं, ऊपर आपको वर्तिकाग्र कहते हैं, बीच वाले को वर्तिका कहते हैं, नीचे वाले को अंडाशय कहते हैं। और इस अंडाशय के अंदर जो है आपको कैविटी देखने को मिलती है, खाली जगह या गुहा देखने को मिलती है, जिसको आप लोग कहते हो ओवेरियन कैविटी या गर्भाशयी गुहा कहते हो। ठीक है, अब इस गर्भाशयी गुहा के अंदर, इस गर्भाशयी गुहा के अंदर आपने पढ़ा है कि सर जी इसके अंदर प्लासेंटा से एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ था और जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा था, और इसको आपने बीजांड नाम दिया था, यानी कि ओव्यूल कहा था। ठीक है, और हमने बताया था कि ये जो ओव्यूल होता है ना, ये जो ओव्यूल होता है, ठीक है, ये जो ओव्यूल होता है जनरली बाइटैगमिक होता है। बाइटैगमिक मतलब इसके पास द्विअध्यावरण देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि सर जी इस तरीके का हमको जो है पौधे का, पुष्प का, स्त्री केशर के अंडाशय में जो गर्भाशयी गुहा है उसके अंदर इस तरीके की संरचना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने काफी डिटेल में इस चीज को बताया था। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो वो वाली लेक्चर आप अटेंड कर लो। आपने देखा था कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है कुछ पेरेनकाइमस कोशिकाओं का समूह होता है जिसको हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। और इसके मध्य में आपको एक बहुत बड़ी सी कोशिका देखने को मिलती है। इसमें एक, इसके मध्य में एक बहुत बड़ी सी कोशिका देखने को मिलती है जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, इस कोशिका को हमने नाम दिया था मेगास्पोर मदर सेल हमने कहा था, या फिर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहा था। ठीक है, और हमने ये भी बताया था कि ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है ना, यही आगे चलकर जो है मादा युग्मक को बनाती है। आप याद करो जरा सा, हमने इसका नाम क्या दिया था, इसको हमने कहा था गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहा था, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहा था, या फिर इसको हमने कहा था मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल कहा था, मेगास्पोर मदर सेल कहा था। ठीक है, और हमने बताया था इसके बारे में कि सर जी ये आगे चलकर क्या करने वाला है, ये आगे चलकर 2 संरचना बनाएगी। ठीक है ना, तो आप कह सकते हो संरचना तो एक ही होगा, लेकिन उसके अंदर नोटिस करने वाली जो है ना 2 स्ट्रक्चर होंगे। फर्स्ट है ये तो मादा युग्मक को बनाएंगे। किसको बनाएंगे, मादा युग्मक को। तो मादा युग्मक का जो निर्माण होता है, यानी जो फीमेल गैमीट बनते हैं पौधे में, फीमेल जो गैमीट बनते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो ओव्यूल के अंदर, बीजांड के अंदर एकदम मध्य में व्यवस्थित जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है ना, यही मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। और इनके मादा युग्मक को कहा जाता है। ठीक है, आपको याद होगा पौधे के मादा युग्मक को हमने बताया था कि आप गुरु बीजाणु कह सकते हो। ठीक है, आप इसको मेगा स्पोर कह सकते हो, या फिर आप इसको जो है ना बृहद बीजाणु कह सकते हो। ठीक है, स्पोर। ठीक है, इसको आप मेगा स्पोर कह लो, गुरु बीजाणु कह लो, आप दीर्घ बीजाणु कह लो, बृहद बीजाणु कह लो। तो पौधे का जो मादा युग्मक है उसके बहुत सारे नाम है। क्लियर ना, तो ये मादा युग्मक बनाएंगे, और मादा युग्मक एक विशेष संरचना के अंदर व्यवस्थित होगी जिसको हम भ्रूण कोश कहेंगे। क्या कहेंगे, भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो कहेंगे। क्लियर ना, तो
इस एम्ब्रियो के अंदर ये मादा युग्मक आपको देखने को मिलेगा, तो इसीलिए हम भ्रूण कोश को मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, ठीक है, जो कि आगे क्लियर हो जाएगा। क्लियर ना? तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि बीजांड के अंदर ये जो सिंगल सेल आपको देखने को मिल रही है, पेरेनकाइमस कोशिकाओं का झुंड के बीच में, आपको न्यूसेलस के बीच में जो ये एक सिंगल सेल देखने को मिल रही है, ये सिंगल सेल गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया करेगी। कौन सी प्रक्रिया करेगी? गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में ये भाग लेने वाले हैं। गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में ये भाग लेने वाले हैं और ये मादा युग्मक तथा भ्रूण कोश का निर्माण करने वाले हैं। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के द्वारा मादा युग्मक अर्थात गुरु बीजाणु या पूर्ण भ्रूण कोश निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम गुरु बीजाणु जनन कह लेंगे या फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस कह लेंगे। आप गुरु बीजाणु जनन कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो? मेगा स्पोरोजेनेसिस कह सकते हो। मेगा स्पोरोजेनेसिस कह सकते हो। और यही टॉपिक तो आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है कि किस तरीके से मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है, किस तरीके से एक पौधे में मादा युग्मक बनते हैं, किस तरीके से मादा युग्मकोद्भिद का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए पूरे प्रोसीजर को जो है स्टेप बाय समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम एक ओव्यूल बना लेते हैं। ठीक है, एक बीजांड की संरचना को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी आपने देखा कि कुछ इस तरीके की संरचना होती है बीजांड की। ठीक है, कुछ इस तरीके की संरचना आपको बीजांड की देखने को मिलती है। ये इसका अध्यावरण है यानी इंटीगुमेंट है और आपको इस तरीके से जो है कवर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मोस्ट ऑफ द केस में जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें आपको बाइटेगमिक यानी द्विअध्यावरणीय संरचना में बीजांड देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हो कुछ ये दूसरा अध्यावरण है। क्लियर है? और इसके बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो पेरेनकाइमस कोशिकाओं का समूह देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बीजांड की संरचना हमने काफी डिटेल में पिछले लेक्चर में बता रखा है, तो आप पीछे के आप जो है लेक्चर अटेंड कर सकते हो। इसके मध्य में, इसके मिडिल में आपको क्या है, एक बड़ी सी कोशिका देखने को मिल रही है। ठीक है, एक बड़ी सी कोशिका देखने को मिल रही है और यही गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे और मादा युग्मक का निर्माण करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं हम कि ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है ना, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका को जब हम बाहर निकाल लेंगे तो कुछ इस तरीके की संरचना होने वाली है इसकी। ठीक है, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका को हमने बाहर निकाला, ये एक कोशिका है। क्लियर ना? ये द्विगुणित कोशिका होगी। क्या होगी? द्विगुणित कोशिका होगी। इसके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या मिलेंगे? 2n स्थिति में देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है? तो ये है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ये है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है। ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका यानी मेगा स्पोर मदर सेल है। ठीक है, प्यार से इसको जो है एमएमसी भी कह लिया जाता है। एमएमसी भी कह लिया जाता है। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए अब ये क्या करेगा, तो जब भी गैमीट बनते हैं, ठीक है, जब भी युग्मक का निर्माण होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो आपने देखा है कि वह हमेशा और हमेशा क्या है ना कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो ऐसा कहा भी जाता है कि जो अर्धसूत्री विभाजन है उसका सीधा का सीधा संबंध क्या है? युग्मक निर्माण से होता है, क्योंकि युग्मक निर्माण के दौरान क्या करना पड़ता है कि जो द्विगुणित कोशिका होती है उसकी जो गुणसूत्रों की संख्या है उसको आधा करना पड़ता है। तो अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया यहाँ पर संपादित होगी। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? तो सबसे पहला काम ये करेगा कि ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है ना, वो ये गुरु बीजाणु जो मातृ कोशिका आप देख रहे हो, ये अर्धसूत्री विभाजन करना शुरू करेगा और अर्धसूत्री विभाजन करके ही ये मादा युग्मक का निर्माण करने वाला है। तो जब ये अर्धसूत्री विभाजन करेगा, तो आपने पढ़ा है अर्धसूत्री विभाजन को कि अर्धसूत्री विभाजन जो है ये 2 स्टेप में होता है। पहले अर्धसूत्रण फर्स्ट होता है, फिर अर्धसूत्रण सेकंड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? अर्धसूत्रण फर्स्ट होगा, जिसको आप मियोसिस फर्स्ट कह सकते हो। सबसे पहले अर्धसूत्रण फर्स्ट होगा जिसको आप मियोसिस फर्स्ट कह सकते हो। और अर्धसूत्रण फर्स्ट के परिणाम स्वरूप आपको क्या देखने को मिलेगी? तो आपको एक कोशिका से ये बन चुके होंगे 2 कोशिका में। ये जो केंद्रक है, ठीक है, ये केंद्रक की संख्या 1 से कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे। तो आपको क्या देखने को मिलेंगे कि ये भी अगुणित और ये भी क्या होंगे? अगुणित हो जाएंगे। और बीच में क्या है कि एक दीवार आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर आपको 2 कोशिका देखने को मिलेगा। तो जब अर्धसूत्री विभाजन
फर्स्ट करती है, अर्धसूत्रण फर्स्ट होता है गुरु विषाणु मातृ कोशिका में, तब जाकर एक द्विगुणित कोशिका से दो अगुणित कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, अब होगा क्या, अर्धसूत्रण सेकंड, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि अर्धसूत्री विभाजन कितने स्टेप में होते हैं, 2 स्टेप। तो अब होगा अर्धसूत्रण सेकंड होने वाला है। ठीक है, तो अर्धसूत्रण जो सेकंड होगा, ठीक है, जिसको हम लिख देते हैं अर्धसूत्रण, अर्धसूत्रण सेकंड होगा, या फिर मियोसिस, मियोसिस सेकंड होगा। ठीक है, तो मियोसिस सेकंड का जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या होने हैं, तो ये अभी 2 सेल्ड स्ट्रक्चर है ना, ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर से जो है 4 सेल्ड स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, यानी कि ऊपर वाला जो न्यूक्लियस है वो 1 से 2 हो जाएगा, और नीचे वाला जो न्यूक्लियस है वो भी 1 से कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर दीवार थे, यहाँ पर भी दीवार बन जाएगा, और यहाँ पर भी दीवार का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 4 कोशिकाओं का झुंड देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो 4 कोशिकाओं का जो झुंड होगा, ये जो 4 कोशिकाओं का झुंड होगा, ये सबका सब अगुणित होगा, यानी 2n सॉरी, सबका सब जो है अगुणित होंगे, यानी n फॉर्म में होंगे, यानी सबके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या मिलेंगे, आधे मिलेंगे। मतलब क्या है कि अगर लघु विषाणु मातृ कोशिका के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, अगर इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 40 है, ठीक है, तो आपको यहां पर जितनी भी कोशिका है, हर सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है आपको एकदम जस्ट इसकी आधी देखने को मिलेगी, यानी कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अर्धसूत्री विभाजन यहां पर कंप्लीट हो चुका है, एक अर्धसूत्री विभाजन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम डिनोट कर देते हैं कि हुआ क्या है, तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिसको आप मियोटिक डिवीजन कहते हो, मियोटिक डिवीजन कहते हो, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोटिक डिवीजन कहते हो। और मियोटिक डिवीजन के फलस्वरूप हमें एक अकेला द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिका प्राप्त हुई है। ठीक है, अब ये जो चारों अगुणित कोशिका है, इसका नाम क्या होगा, तो हर कोशिका को हम यहाँ पर, हर कोशिका को हम यहाँ पर गुरु बीजाणु कोशिका कह सकते हैं। तो हर कोशिका को हम लोग यहाँ पर क्या नाम देंगे, गुरु बीजाणु कोशिका नाम देंगे। ठीक है, तो हर कोशिका को हम लोग गुरु बीजाणु कोशिका कहेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु कोशिका है ये। ठीक है, जिसको आप मेगा मेगा स्पोर सेल कह सकते हो, गुरु बीजाणु कोशिका है यानी मेगा स्पोर सेल है ये। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जब एक लघु बीजाणु सॉरी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका ने अर्धसूत्री विभाजन को कंप्लीट किया है, तो 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिका का समूह मिला है। इस समूह का एक नाम देते हैं, इस समूह को कह लेते हैं हम लोग, ये जो समूह है इसको हम लोग कह लेते हैं गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु चतुष्टय कह लेते हैं, चतुष्टय कह लेते हैं, ये चतुष्टय कह सकते हो, चतुष्टय, जिसको आप लोग मेगा स्पोर, मेगा स्पोर टेट्राड भी कह सकते हो। ठीक है, तो आप याद करो मेगा स्पोर टेट्राड। इससे पहले जब आप लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने इस तरीके से यानी कि इससे मिलता जुलता शब्द आपने पढ़ा था, वहां पर था लघु बीजाणु चतुष्टय, और यहाँ पर बना है गुरु बीजाणु चतुष्टय बना है। ठीक है ना, तो गुरु बीजाणु चतुष्टय, लघु बीजाणु चतुष्टय टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में थे। टेट्राहेड्रल कहने का मतलब क्या है, जब गुरु बीजाणु बने थे तो आपने देखा था कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका जब क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन को कंप्लीट करती है, तो 4 अगुणित कोशिकाओं का समूह मिलता है, 4 गुरु बीजाणुओं का समूह मिलता है, जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में थे। ठीक है, ये चतुर्भुज के रूप में थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लीनियर है। ठीक है, लंबवत है, ये लीनियर है, रैखिक अवस्था में है। ठीक है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखिएगा कि जो लघु बीजाणु चतुष्टक होते हैं ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में होते हैं, और गुरु बीजाणु चतुष्टक जो होते हैं ये लीनियर फॉर्म में होते हैं, रैखिक रूप में व्यवस्थित होते हैं। क्लियर है इतनी चीजें? तो आगे चलते हैं। आगे क्या आपको देखने को मिलेगा कि जब ये गुरु बीजाणु चतुष्टय का निर्माण हो चुका है, मेगा स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो चुका है, तो आगे क्या होने वाला है, तो देखो हम हमेशा कहते हैं कि जो नर युग्मक होता है ना वो भारी मात्रा में बनते हैं। ठीक है, क्योंकि नर युग्मक को
एक संरचना से दूसरी संरचना, यानी कि जो नर संरचना होती है वहां से मादा संरचना के पास पहुंचनी पड़ती है, लेकिन मादा जो युग्मक होते हैं वो स्थिर होते हैं, मादा संरचना के अंदर जो है हमेशा व्यवस्थित आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चूंकि मादा युग्मक को एक जगह से दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, युग्मकों के स्थानांतरण की जरूरत नहीं है इनकी, तो इनकी संख्या काफी कम होती है। नर युग्मक ज्यादा बनते हैं क्योंकि उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है और बहुत सारे युग्मक वहां पे बर्बाद होते हैं। क्लियर ना? तो अब यहाँ पर जरा सा फोकस करेंगे। फोकस ये करना है कि गुरु बीजाणु बन रहा है, मादा युग्मक बन रहा है, और मादा युग्मक की संख्या जो है ना आपको हर एक बीजांड में एक ही देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर तो 4 बन गए हैं, जब 4 बने हैं ना तो 4 में से 3 को जो है नष्ट होना पड़ेगा, 3 को क्षय होना पड़ेगा, 3 को खत्म होना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, चलिए एक चीज है फिर से हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि सर जी हमने एक चीज बताया था, क्या बताया था कि ये जो आप देखते हो, क्या देखते हो कि जो बीजांड है, बीजांड का जो बीजांड द्वारीय सिरा जिधर होता है ना, बीजांड द्वारीय सिरा जिधर होता है, ये जो बीजांड द्वार जिधर होता है उसको बीजांड द्वारीय सिरा कहते हैं या माइक्रोपाइलर इंड कहते हैं। बीजांड द्वारीय सिरा कहते हैं या माइक्रोपाइलर इंड कहते हैं। और जिस साइड चैलेसा होता है या कैलेसा प्रेजेंट होता है, निभाग प्रेजेंट होता है, उसको हम निभागीय सिरा कहते हैं या चैलेसल इंड कहते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो गुरुबीजाणु मातृ कोशिका का ऊपर वाला जो भाग है ना, ये जो है किधर की ओर है, तो ये है चैलेसल इंड की तरफ, और ये जो है ये है माइक्रोपाइलर इंड की तरफ, यानी कि बीजांड द्वारीय सिरा की तरफ। अब जब इसने क्या किया, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को कंप्लीट किया, अर्धसूत्रन फर्स्ट को, तो ये ऊपर वाला चैलेसल इंड की तरफ है, ये कहां की ओर होगा, चैलेसल इंड की तरफ, और ये वाला सिरा किधर की ओर है, तो माइक्रोपाइलर इंड की तरफ। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पर भी आपको वही चीजें देखने को मिल रही है कि ये वाला जो सिरा है वो किधर की ओर है, चैलेसल इंड की तरफ, और ये वाली जो सिरा है ये किधर की ओर होगा, माइक्रोपाइलर इंड की तरफ होंगे। इतनी बात क्लियर है? मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि युग्मक तो एक ही बनने हैं, हर एक ओव्यूल के अंदर जो युग्मक है, मेल जो फीमेल गैमेट है उसका फॉर्मेशन एक ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, जो 4 है उसमें से 3 का क्षय होना पड़ेगा, 3 को खत्म होना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि जो चैलेसल इंड की तरफ वाली सेल है ना वो बचे रह जाते हैं, और माइक्रोपाइलर इंड की तरफ वाली जो सेल है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने मोस्ट ऑफ द केस में बोला, हमेशा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप देख लो, आप ये मान के चलो कि ये वाली एक कोशिका जो है ये खत्म हो गई, ये वाली एक कोशिका जो है खत्म हो गई, ये वाली एक कोशिका जो है क्या हो गई, खत्म हो गई, बची कितनी, सिर्फ एक आपको बची हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब आगे की संरचना कैसी होगी इस चीज को समझिए। जब 3 सेल खत्म हो जाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो एक ही सेल का होगा, हाँ या ना, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो किसका होगा, एक ही कोशिका का होगा। और कुछ इस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। क्या स्थिति होगी कि सर Sorry. यहां पर आपको जो है ये बड़ा सा इस तरीके से बड़ी सी संरचना आपको देखने को मिल रही है, और इसके अंदर आपको जो है एक न्यूक्लियस है और बाकी एक न्यूक्लियस और एक एक आप कह सकते हो सेल है, एक केंद्रक है और एक सेल है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है वो अगुणित है, हैप्लॉइड है। ये चीजें तो समझ में आ रही है, हैप्लॉइड है। क्लियर है? तो ये वाली जो सिरा है, ये वाली जो सिरा है ये हो जाएगा किधर की ओर, चैलेसल इंड की तरफ की, और ये वाली जो सिरा है ये किधर की ओर हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है माइक्रोपाइलर इंड की तरफ हो जाएगा। ये जो है माइक्रोपाइलर इंड की तरफ यानी बीजांड द्वारीय सिरा की तरफ का डायरेक्शन है ये। इतनी बात क्लियर है? अब आगे क्या होना है, यहां पर क्या हुआ है कि 4 जो जो गुरु बीजाणु चतुष्टय बना था उसके तो 3 सेल है, 3 कोशिका है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब ये पूरा का पूरा जो संरचना है इसके अंदर आपको सिर्फ एक कोशिका देखने को मिल रही है जिसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस है, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। आई थिंक इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होना है। ये क्या करेंगे, ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हो ना, पहले इसका नाम लिख लेते हैं, ये है क्या, ये बना क्या, इसको तो इसको हमने गुरु बीजाणु चतुष्टय कहा, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे अपरिपक्व, अपरिपक्व एक कोशिकीय, एक कोशिका है ना इसके पास, एक कोशिकीय भ्रूण कोष कहेंगे इसको, भ्रूण कोष कहेंगे इसको। ठीक है, अनमैच्योर, अनमैच्योर, अनमैच्योर वन सेल्ड एम्ब्रियो सैक बना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एम्ब्रियो सैक का क्या हुआ है, निर्माण, और ये एम्ब्रियो सैक अभी अपरिपक्व है, अनमैच्योर है, इसको मैच्योर होना पड़ेगा, परिपक्व होना पड़ेगा।
परिपक्व होने के लिए ये क्या करने वाला है? तो परिपक्व होने के लिए ध्यान रखनी है कि एक कोशिकीय जो अपरिपक्व भ्रूण कोश है वो लगातार 3 बार समसूत्री विभाजन करती है, रैपिडली 3 टाइम्स जो है वो माइटोटिक डिवीजन करती है। ठीक है, तो क्या होगा? तो 3 बार करने वाली है। हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 3 टाइम्स रैपिडली, 3 टाइम्स कंटिन्यूअस, 3 टाइम्स न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी केंद्रक का लगातार 3 बार समसूत्री विभाजन होने वाला है। ठीक है, कोशिका का नहीं, तो केंद्रक बटेंगे। तो पहले हो जाएगा क्या, 3 बार होंगे तो पहले तो समसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा ना, समसूत्री विभाजन फर्स्ट, जिसको हम क्या कहेंगे, माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट कहेंगे। ठीक है, क्या होगा जब माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट कंप्लीट हो जाएंगे, होगा ये कि ये जो आप अनमैच्योर वन सेल्ड स्ट्रक्चर का या वन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का जो आप अपरिपक्व भ्रूण कोश देख रहे हैं, इसके अंदर आपको क्या है, अब जो न्यूक्लियस है इसकी संख्या आपको कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। आपको ध्यान ये रखनी है कि यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन होगा, केंद्रकीय विभाजन होने वाला है, यहाँ पर सेल का डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो सेल अभी भी एक ही है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस कितने हैं, 2 हैं। तो आप इसका नाम दे सकते हो। ठीक है, क्या दे सकते हो, अपरिपक्व दो केंद्रकीय अपरिपक्व दो केंद्रकीय भ्रूण कोश आप इसको कह सकते हो, भ्रूण कोश आप इसको कह सकते हो। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। तो हमने बोला 3 बार होगा, अभी तो पहली बार ही हुआ है ना, अब दूसरा बार होगा। जब दूसरी बार इसमें आपको जो है न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो क्या स्थिति देखने को मिलेगी, तो होगा क्या, समसूत्री विभाजन सेकंड होंगे। अब ये जो समसूत्री विभाजन सेकंड है इसको आप कह सकते हो माइटोटिक डिवीजन सेकंड कह सकते हो आप इसको। जब माइटोटिक डिवीजन सेकंड होगा तब क्या स्थिति देखने को मिलेगी, स्थिति क्या होगी, ये जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, 2 से 4 हो जाएंगे। बस इतनी ही तो आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जो न्यूक्लियस है ऊपर वाला जो है विभाजन करके 1 से 2 और नीचे वाला भी विभाजन करके 1 से 2, बीच में दीवार नहीं बनेगी क्योंकि सेलुलर डिवीजन नहीं हो रही है। यहाँ पर कौन से टाइप की डिवीजन हो रही है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन हो रही है, केंद्र की समसूत्री विभाजन हो रही है। आई थिंक इतनी बात क्लियर है। तो अब जो है अपरिपक्व 4 केंद्रकीय भ्रूण कोश का क्या हो चुका है, निर्माण हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका आप नाम ले सकते हो, अपरिपक्व 4 केंद्रकीय यानी 4 न्यूक्लियर अपरिपक्व 4 केंद्रकीय भ्रूण कोश का क्या हुआ है, निर्माण हो गया है। ठीक है, अब क्या होगा, तो दूसरी बार हुआ है, तीसरी बार होना बाकी है अभी। तो अब होगा समसूत्री विभाजन थर्ड होने वाला है, यानी कि माइटोटिक डिवीजन थर्ड होगा। अब ये जो माइटोटिक डिवीजन थर्ड है, ठीक है, इसमें क्या हो, इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, रिजल्ट आपको ये देखने को मिलेगा कि सर जी ये जो एम्ब्रियो सेक, ये जो अनमैच्योर एम्ब्रियो सेक है जिसके पास अभी सिर्फ 4 न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है 4 से 8 हो जाएंगे। हर एक न्यूक्लियस जो है वह 2 के मल्टीपल में डिवाइड कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए, तो 2, 4, 6 और 8 न्यूक्लियस बन चुका है। चूंकि समसूत्री विभाजन माइटोटिक डिवीजन हुआ है तो सबका सब अगुणित होंगे, हेप्लॉइड होंगे, सबका सब अगुणित होंगे या फिर क्या होंगे, हेप्लॉइड होने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रही है। अगर हम इंड की बात करते हैं तो ये जो है चैलेंजर इंड की तरफ का डायरेक्शन है, छोर है, और ये जो है माइक्रोपाइलर इंड की तरफ का छोर है। ठीक है, अब देख लो, अब ये कैसी है, अगर आपका नाम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, अभी परिपक्व नहीं हुआ है, ये अपरिपक्व 8 यानी 8 केंद्र की भ्रूण कोश बना है, सॉरी भ्रूण कोश नहीं, इसको भ्रूण कोश कहेंगे, ठीक है, भ्रूण कोश अलग चीजें होती है। तो अब देखेंगे आगे, ये 8 केंद्र की युक्त अपरिपक्व भ्रूण कोश का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। 8 न्यूक्लिएटेड अनमैच्योर एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो चुका है। अब आगे क्या होना है, आगे ये होना है कि अब कोई डिवीजन नहीं होगी, क्योंकि हमने बोला था 3 ही बार होनी है, जो कि 3 बार कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? अब क्या होगा, तो अब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये अरेंज्ड होंगे और अरेंज्ड होकर मैच्योर एम्ब्रियो सेक का क्या करने वाले हैं, निर्माण करने वाले हैं। ये अरेंज्ड होंगे और मैच्योर एम्ब्रियो सेक का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, अब देखो अरेंजमेंट किस तरीके से होने वाली है इनकी। तो जो अरेंजमेंट होंगे,
ठीक है। उसके दौरान क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बारीकी से समझना है। बोर्ड्स के अंदर जो है ना इसका स्ट्रक्चर को लेकर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और नीट के अंदर तो क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो यहाँ पर आप देख लो कि अब होगा क्या, अब अरेंजमेंट होगा, ठीक है। ये जो अनमैच्योर एम्ब्रियो सैक है ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। देखो कुछ किस तरीके से होने वाला है, ध्यान से समझना है यहाँ पे चीजों को, ठीक है। हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो सैक को बना लेते हैं। हम यहाँ पर एम्ब्रियो सैक का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। थोड़ी बड़ी करते हैं ताकि चीजें समझना आसान हो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आप इंड को ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है, कि ये वाली जो इंड है ये है निभागीय सिरा। चलिए इस बार हम पूरा लिख देते हैं, निभागीय सिरा है ये, जिसको हम लोग चैलेजल इंड कह रहे हैं, ठीक है। और ये जो भ्रूणकोश का ये वाली जो सिरा है ये बीजांड द्वारीय सिरा है, बीजांड द्वारीय सिरा है, ठीक है, जिसको हम लोग माइक्रोपाइलर इंड कहते हैं, जिसको हम लोग माइक्रोपाइलर इंड कहेंगे, माइक्रोपाइलर इंड कहेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, 8 न्यूक्लियस है ना, 8 केंद्रक है, 8 में से 3 जो केंद्रक होगा, 8 में से 3 जो केंद्रक होगा वो निभागीय सिरा की ओर चला जाएगा। 8 में से 3 जो केंद्रक होगा वो निभागीय सिरा की ओर चला जाएगा और 3 अगुणित कोशिका का निर्माण कर लेगा। तो हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि 8 में से 3 जो केंद्रक हैं वो चले जाएंगे निभागीय सिरा की तरफ और इधर जाकर 3 अगुणित कोशिका का क्या कर लेंगे, समूह का निर्माण कर लेंगे। तो इधर 3 अगुणित कोशिका का क्या बन गया, समूह बन गया, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड है, अगुणित है, और ये क्या है, अगुणित है। अब क्या होने वाले हैं, अब बचे 5, 3 तो ऊपर ही चले गए, बचे 5, 5 में से 3 जो है वो चले जाएंगे नीचे की ओर, 5 में से 3 जो है वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे की ओर, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे कि 5 में से 3 जो केंद्रक है वो नीचे की ओर चले गए और इधर भी क्या हुआ है, 3 कोशिकाओं का समूह बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से नीचे भी आपको माइक्रोपाइलर इंड की तरफ भी 3 कोशिकाओं का क्या है, ग्रुप देखने को मिलेगा, समूह देखने को मिलेगा। तो 3 ऊपर चले गए, 3 नीचे हैं, बचे कितने केंद्रक, 2। ये जो 2 केंद्रक हैं बउआ ये कहाँ रह जाएंगे, ये बीच में ही रह जाएंगे, ठीक है। ये बीच में ही 2 अगुणित केंद्रक के रूप में व्यवस्थित रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक परिपक्व एम्ब्रियो सैक का निर्माण देखा। ये परिपक्व भ्रूणकोश बन चुका है जिसमें आपको टोटल 3 और 3 6 और बीच में एक बड़ी सी, फिर से बोल रहा हूं, ऊपर 3 नीचे 3, 3 3 6 और बीच में एक बड़ी सी कोशिका, यानी टोटल 7 कोशिका और 8 केंद्रक देखने को मिल रहे हैं। तो ये हो गया है परिपक्व, ये क्या हो गया, परिपक्व। तो हम इसको नॉमिनेट कर देते हैं नीचे कि ये बन चुका है परिपक्व, परिपक्व भ्रूणकोश बन चुका है, परिपक्व भ्रूणकोश बन चुका है, यानी ये है मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ये जो है मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, ये है मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता कैसा है, तो जो एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है ना बउआ, यही है मैच्योर एम्ब्रियो सैक, परिपक्व भ्रूणकोश है। और एक जो परिपक्व भ्रूणकोश होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है 8 केंद्रकीय, 8 केंद्रकीय होता है और 7 कोशिकीय होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि एक परिपक्व भ्रूणकोश में आपको टोटल 7 कोशिका, 1 2 3 4 5 6 और 7 कोशिका देखने को मिलेगा और आपको टोटल 8 केंद्रक देखने को मिलेंगे। तो एक जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है वो कैसे होंगे, तो वो 8 न्यूक्लिएटेड होंगे, 8 न्यूक्लिएटेड होंगे एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर के होंगे, 7 सेल्ड स्ट्रक्चर के होंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना है, स्पेशली इस पर जो है ना बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन पूछ देते हैं कि आपको क्या करना है कि एक स्पष्ट साफ सुथरा पिक्चर जो है बनानी है, ठीक है। तो अलग से हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो सैक का पिक्चर को ड्रॉ करते हैं। आई थिंक यहाँ तक जो है आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो हम जो है ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको हम एक स्लाइड में लाते हैं ताकि आपको सारी चीजें जो है ना क्लियर समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये प्रक्रिया चली और किस तरीके से एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो है प्रोसेस
यहाँ पे शो हो रहा है कंप्लीट प्रोसेस मेगा स्पोरोजेनेसिस का। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो बोर्ड के ऊपर, ये किसका प्रोसेस है? तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जिसको आप गुरु बीजाणु जनन कहते हो, गुरु बीजाणु जनन कहते हो, या फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हो। ठीक है, ये कंप्लीट मेगा स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ठीक है, अब स्पेशली हम बात करेंगे किसका, कि ये जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, मैच्योर जो परिपक्व जो भ्रूण कोश है, इसकी संरचना में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, इसकी संरचना में कौन कौन से जो याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो अलग से हम इसका पिक्चर फिर से बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक का पिक्चर बना लेते हैं। तो एक बड़ा सा हमने क्या किया, एम्ब्रियो सेक को फॉर्म किया। ठीक है, इस तरीके से हमने एक बड़ा एम्ब्रियो सेक बनाया। इसमें क्या है, ऊपर हम क्या करेंगे, 3 कोशिका बनाएंगे। आपको पता ही है ऊपर कितनी कोशिका होगी, 3 कोशिका होगी। नीचे जो है आपको 3 कोशिका, आपको 2 छोटी, 1 बड़ी, और फिर बगल में आपको छोटी कोशिका देखने को मिलेगा, और 2 क्या होंगे, केंद्रक होंगे। ठीक है, और बाकी इन सब के अंदर भी आपको केंद्रक देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा था। और बाकी जो जगह है, इस बाकी जो जगह आप देख रहे हो, इस सारे जगह पर साइटोप्लाज्म भरे होंगे। ये चीजें तो आपको पता है, बताने की जरूरत है नहीं। कोशिका द्रव होंगे, कोशिका है तो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव आपको देखने को मिलेगा, तो कोशिका द्रव होंगे इसके अंदर। क्लियर है? सारा का सारा जो केंद्रक है वो अगुणित है। इतनी चीजें तो आपको पता है ना बउआ, कि सब सारी की सारी कोशिकाएं या फिर जो केंद्रक है वो सब अगुणित है। चलिए ठीक है, सबका नामकरण करते हैं। ये डायरेक्शन तो आपको अच्छे से पता है, ये वाली जो डायरेक्शन है ये चैलेंजल एंड की तरफ का डायरेक्शन है। ये वाली जो डायरेक्शन है किधर की ओर का है, चैलेंजल एंड की तरफ का है। ठीक है, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ का है। ठीक है, थोड़ा सा और हम छोटा कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको सही से समझ में आए। ठीक है, तो ये जो नीचे है ये कौन सा एंड है, तो ये माइक्रोपाइलर एंड है। इतनी बात तो क्लियर है। आया? चलिए नॉमिनेट करते हैं। तो जब आप नॉमिनेशन करना शुरू करोगे तो ऊपर से करते हैं। ठीक है, आप क्या देख पाओगे, ऊपर ये जो 3 कोशिकाओं का समूह देखने को मिल रहा है ना, ये जो 3 कोशिकाओं का समूह देखने को मिल रहा है, इसको कहते क्या है, तो इसका नाम है बउआ, इसको बोलते हैं प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहते हैं। इसको प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, या फिर कहीं कहीं आप देखोगे इसका नाम प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं लिखा होगा, प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं लिखा होगा, या फिर लिखा होगा एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल्स कहेंगे इसको। इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल्स कहेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे प्रतिव्यासांत कोशिकाएं या प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स होते क्या है, तो आपको सिंपली आंसर करनी है कि सर जी, एक मैच्योर जो एम्ब्रियो सेक होता है, उस मैच्योर एम्ब्रियो सेक का जो निभागीय सिरा है, यानी कि जो चैलेंजल एंड है, उधर आपको 3 सेल का ग्रुप देखने को मिलेगा। उस ग्रुप को ही हम लोग जो है, इसकी प्रत्येक कोशिका का जो ग्रुप है, इसी को हम प्रतिव्यासांत कोशिका या प्रतिध्रुवीय कोशिका या फिर एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब थोड़ा नीचे चले जाते हैं। आप नीचे भी आप 3 कोशिकाओं का क्या देख रहे हो, समूह देख रहे हो। 3 कोशिकाओं का क्या देख रहे हो, समूह देख रहे हो। इसको क्या कहेंगे, ये जो 3 कोशिकाओं का समूह है ना, इसको जो 3 कोशिकाओं का समूह देखने को मिल रहा है, इसको कहते हैं अंड उपकरण। अब अंड उपकरण क्यों कहते हैं, ये चीजें आपको आगे हम बताते हैं। इसको अंड उपकरण कहते हैं, या फिर इसको इग एपेरेटस कहते हैं, इग एपेरेटस कहते हैं। आप इसको अंड उपकरण कह सकते हो, या फिर आप इग एपेरेटस कह सकते हो। इतनी चीजें क्लियर है? चलिए, अब आपको बीच में एक कोशिका देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो बीच में एक कोशिका देखने को मिल रहा है, इसको क्या कहेंगे, ये जो बीच में एक कोशिका है, इसको हम केंद्रकी कोशिका कहते हैं, केंद्रकी कोशिका कहते हैं, केंद्रकी कोशिका कहते हैं, या फिर इसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल सेल होता है ना, एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक का लार्जेस्ट सेल होता है, सबसे बड़ी कोशिका होती है ये। ठीक है, और इसकी एक और स्पेशलिटी कि सबसे बड़ी तो होती ही होती है, इसके अलावा इसमें आपको 2 केंद्रक देखने को मिलते हैं। सारे सेल में देखो एक का केंद्रक है, लेकिन इसके अंदर कितने हैं, आपको 2 केंद्रक देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस 2 केंद्रक का भी अपना नाम है, इसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक, इसको ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, इसको ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, या फिर इसको द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ध्रुवीय केंद्रक कह सकते हो, या फिर आप इसको द्वितीयक केंद्रक कह सकते हो। ठीक है, चलते हैं। अब देखो इंग्लिश में आप इसको क्या कहोगे, तो ध्रुवीय केंद्रक को हम लोग लिखते हैं पोलर
चूंकि दो है तो ध्यान रखना न्यूक्लियस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं पोलर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, या फिर इसको आप सेकेंडरी न्यूक्लियाई कह सकते हो, सेकेंडरी न्यूक्लियाई कह सकते हो। न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म न्यूक्लियाई होता है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना तीन कोशिका है, हर एक कोशिका को प्रतिवेशांत कोशिका कह रहे हैं, ठीक है। बीच में बड़ी है केंद्रक की कोशिका कह रहे हैं। यहाँ पर आपको जो है दो केंद्रक देखने को मिल रहा है, नीचे तीन जो कोशिका का समूह जो कि माइक्रोपाइलोडेंट की तरफ आपको देखने को मिल रहा है, ये विषाणु द्वारीय शिरा की तरफ, इसको हम अंड उपकरण कह रहे हैं, ठीक है। इस अंड उपकरण को थोड़ा सा जो है ना डिटेल में समझते हैं। ये जो अंड उपकरण है, ठीक है, ये तीन कोशिका का आपको समूह देखने को मिल रहा है। ये जो तीन कोशिका का समूह है ना, ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये जो तीन कोशिका का समूह है, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें लेफ्ट साइड और राइट साइड की, जो छोटी कोशिका है, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड की कोशिका की बात करें तो ये जो है ना इसको कहते हैं सहायक कोशिकाएं। इसको क्या कहते हैं? सहायक कोशिकाएं कहते हैं, सहायक कोशिकाएं कहते हैं, या फिर आप इसको सिनर्जिड, सिनर्जिड सेल्स कह सकते हो,